शिमला के घने जंगलों से एक कार चली जा रही थी। उस कार में राहुल और मीरा थे। राहुल जो एक बैंक में काम करता है, लेकिन उसका ट्रांसफर अब शिमला की ब्रांच में हो गया था। दोनों अब अपने नए घर की तरफ जा रहे हैं, जो मॉल रोड की पहाड़ी पर है। कार में तेज म्यूजिक का मजा लेते हुए जा रहे हैं। अचानक राहुल देखता है कोई आदमी रोड के साइड में खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। मीरा, शायद उस आदमी को हमारी मदद चाहिए। नहीं राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम कार मत रोको। मीरा के मना करने पर भी राहुल ने उस आदमी के पास कार रोक दी। क्या हुआ? कुछ मदद चाहिए आपको? जी, मेरा नाम विजय है और मैं मॉल रोड पर रहता हूँ। मेरी साइकिल खराब हो गया है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं। वो है ना पहाड़ वाला घर। क्या? उस पहाड़ी वाले घर में? बाबूजी, आप मत जाओ उस घर में। क्यों? क्या हुआ उस घर को? कहते हैं वहाँ आत्मा का साया रहता है। इतना सुनते ही दोनों मीरा और राहुल हंसने लगते हैं। विजय कार से उतरकर जाता है और राहुल कार लेकर चला जाता है। मेरा काम था समझाना, बाकी आप किस्मत। और वो दोनों पहाड़ी वाले घर की तरफ आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही देर में वो जगह भी आ जाती है। रात होने को है। मीरा और राहुल अपने सामान लेकर उस घर को देखते हैं। वाओ, घर तो बहुत सुंदर है। पता नहीं वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था। दोनों अंदर चले जाते हैं। मीरा, जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर में मीरा खाना बनाकर ले आती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं और थकान की वजह से जल्दी सोने चले जाते हैं। राहुल, तुम जाओ, सो जाओ, मैं पूरा घर देख के आती हूँ। राहुल अपने रूम में जाता है और घड़ी में टाइम देखता है। 10 बज रहे होते हैं और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अब उसकी आंख रात के 1 बजे खुलती है। वो देखता है बेड में मीरा नहीं है। अरे क्या बात है, मीरा बाहर ही सो गई क्या? राहुल बाहर हॉल में देखता है और फिर किचन में। मीरा कहीं नहीं होती। वो उसको देखने बाहर जाकर घर का डोर ओपन करता ही है कि पीछे से मीरा उसके कंधे पर हाथ रख देती है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? राहुल डोर को बंद करते हुए, लेकिन तू वहाँ भी नहीं थी। मैं तो सो रही थी, पानी पीना था इसलिए किचन में आ गई थी। मीरा राहुल को बेडरूम में ले जाते हुए, तुमने कोई सपना देखा होगा, मैं तो वहीं थी। फिर दोनों सो जाते हैं। राहुल की आंख रात के 3 बजे एक धीमी सी आवाज से खुलती है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। राहुल बेड से उठकर आसपास देखता है, कोई नहीं होता। फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ जाती है, जहाँ मीरा जैसे दिखने वाली लड़की खड़ी होती है, जिसके सर पर चोट लगी हुई होती है। वो दो मीरा को देखकर डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। राहुल, निकालो यहाँ से, ये भूत है जो मेरा रूप लेकर तुम्हारे साथ लेटी हुई है। देखो, इसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भाग निकली। तुम भी निकलो, वरना वो तुम्हें मार देगी। निकलो जल्दी। ये सुन राहुल जैसे नींद से जगा हो। बिना ज्यादा सोचे डर और घबराहट में वो खिड़की से बाहर चला जाता है और दोनों उस घर से दूर भागने लगते हैं। आगे राहुल और पीछे मीरा भाग रही होती है। भागते भागते राहुल थक जाता है। वो रुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। मीरा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता वो लड़की नहीं है, कोई आत्मा है? इतना कहकर वो मीरा की तरफ मुड़ता है और अपने सामने एक डरावने भूत, ब्लिंगिंग फेस, पूरे फेस पर कट, बिखरे हुए बाल, टेढ़े मेढ़े हाथ, दांतों में खून, ये देखकर राहुल चौंक जाता है और बिना कुछ कहे सीधे अपने घर की तरफ बिना रुके भागता है और सीधा अपने रूम की उसी विंडो के बाहर आ जाता है जहाँ से वो भागा होता है। लेकिन वो रूम में जाने ही वाला होता है कि देखता है उसके बेड पर कोई लेटा हुआ था जो बिल्कुल उसके जैसा था। ये देख
वो बहुत डर जाता है और धीमी आवाज में मीरा को बुलाता है। मीरा उसकी आवाज सुन लेती है और जैसे ही विंडो के पास आती है वो भी डर जाती है। एक राहुल बेड पर सो रहा है और एक विंडो पर खड़ा है। मीरा, ये कोई भूत है जो हम दोनों को मारना चाहता है। ये मुझे अपने जाल में फंसाकर जंगल में ले गया था, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग निकला। अब इसने मेरा रूप ले लिया है तुम्हें फंसाने के लिए। आओ जल्दी बाहर आओ। मीरा डरी हुई दोनों को बस देखे जा रही थी। उसे लगने लगा कि विंडो वाला राहुल सच कह रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो विंडो के पास आ गई थी। इतने में वो बेड वाला राहुल जग गया और मीरा को कहने लगा, मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहो इससे, ये भूत है, तुम्हें मार देगा। ये सुन मीरा उस जगह से दूर होने लगी, लेकिन विंडो वाले राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो भूत राहुल के पास ना जाए। छोड़ मेरा हाथ, राहुल बचाओ मुझे! मीरा चिल्लाने लगी और भूत राहुल भी एक्टिंग करने लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ लिए हों। मीरा, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है मुझे? इतने में मीरा को सामने रखा हुआ कैंडल स्टैंड दिखता है जो विंडो के पास ही था। वो उसको लेकर सीधा राहुल के सर पर मारती है और राहुल के सर से खून निकलने लगता है और वो देखते देखते जमीन पर गिर जाता है। मीरा घर से बाहर जाते हुए, चलो राहुल, हमें यहाँ से जाना होगा, इन भूतों से दूर। पीछे से एक भारी आवाज में कोई बोलता है, क्यों मैडम जी, हमने यहाँ सो गया भूतों पर। मीरा पीछे मुड़कर देखती है। वो कोई और नहीं, विजय होता है और विजय एक डेविल हंसी हंसते हुए मीरा को भी मार देता है। लद्दाख के 14,000 फीट ऊपर एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। उस गांव में एक नौजवान है शिंगमा। उसके करीब 100 भेड़ हैं। उन भेड़ों के बाल से पश्मीना धागे बनाकर शिंगमा बेचता है। यही उसका रोजगार है। सुबह घोड़े पर सवार होकर भेड़ों के साथ निकलता और शाम को वापस आता। बर्फीले पहाड़ों के बीच मैदानी घाटी के घास में वो भेड़ चराता है। एक दिन उसने देखा बर्फीले पहाड़ से एक खुला बदन आदमी लुढ़कता चला आ रहा है। काफी लंबा, 10 फीट के करीब, बाल दाढ़ी बिल्कुल सफेद। लुढ़कते हुए वो घाटी के पास जाके झरने में गिर जाता है। शिंगमा घोड़े पर सवार होकर भागा झरने के पास। अरे, इतना लंबा आदमी कैसे हो सकता है? खुला बदन, इतनी ठंड में कैसे? उसने उस बेहोश लंबे आदमी को बड़ी मुश्किल से घोड़े पर लादा और घास के मैदान में ले आया। उसे भेड़ के खाल से बने कंबल से ढक दिया। थोड़ी देर बाद आदमी होश में आता है। अरे, मुझे क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे? आपको मैंने झरने से बाहर निकाला। पानी में आप बेहोश पड़े थे। धन्यवाद भाई, हम इंसानों के बीच नहीं आते, फिर भी आज आना पड़ा। मगर आप हैं कौन? मैं ये दी हूँ जिसे तुम तुषार मानव कहते हो। शिंगमा डर जाता है। डरो मत, मेरी लड़ाई हो गई एक दूसरे येती से। मैं बर्फ के ढलान में फिसल गया था और यहाँ आ गिरा। मुझे अभी वापस जाना है फिर से लड़ने। सुनो, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। अगली बार जब भेड़ के बाल काटोगे तो ख्याल रखना, कुछ नया जादू होगा। आप ये कंबल अपने साथ रख लो, ठंड काफी है। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, धन्यवाद। वो लंबे लंबे कदमों से बर्फीले पहाड़ों के ऊपर चढ़ता हुआ ओझल हो जाता है। उसके पाँव के बड़े बड़े गड्ढे बर्फ में बनते रहते हैं। इस वाक्य के बाद कई महीने बीत जाते हैं। शिंगमा इस जादू की बात को भूल चुका होता है। अब भेड़ के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इन पश्मीने बालों को अभी काटने हैं। आज शिंगमा इन बालों को काटने वाला है। वो बहुत सारे भेड़ों के बाल काट चुका होता है। जैसे ही वो एक काले भेड़ के बाल काटता है, ये क्या? ये काले बाल सोने के बाल में बदल रहे हैं।
तभी बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। उस भीषण बर्फबारी के बीच निकल आता है वही येती। मैंने कहा था कुछ नया जादू होने वाला है। अब इस जादुई सोने के बाल को लेकर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब भी कुछ हम नया जादू करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा बर्फीले पहाड़ की चोटी पर रखना पड़ता है। तुम्हें जाना है मेरे साथ। शिंगमा ने देखा येती के पीठ से दो बड़े बड़े पंख निकल आए। अरे ये क्या, उसके भी पीठ से दो खूबसूरत पंख निकल आए। लेकिन मुझे उड़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, ये पंख तुम्हें उड़ा लेगा। दोनों उड़ चले। नीचे न जाने कितने बर्फीले पहाड़ों की चोटियां दिख रही हैं। उड़ते उड़ते येती शिंगमा को ले आता है एक सबसे ऊंची चोटी पर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इस बर्फीले चोटी को पहचान रहे हो? मैं तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे। इसे तुम एवरेस्ट कहते हो। ये हमारे देवता का घर है। वो अपने साथ लाए काली भेड़ के जादुई सोने के बाल को रख देता है एवरेस्ट की चोटी पर। चोटी का मुंह खुल जाता है। उसमें से निकल आए येती के देव, जो पूरे बर्फ के बने हैं। वो सोने के बाल ले लेते हैं, फिर बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ सिग्मा। तुम ये पंख हमारी तरफ से रख लो। साल में 2 बार जब भी तुम काले पेड़ के बाल काटोगे वो सोने के बनेंगे और उसी दिन तुम इन पंखों से उड़ सकोगे। तब तुम आकर एवरेस्ट की चोटी पर एक सोने के पश्मीना बाल छोड़ जाना। बचे सोने से लोगों की भलाई करना। इसके बाद येती शिंगमा से विदा लेता है और शिंगमा अपने घर लौटकर देव के कहे मुताबिक भलाई के काम में जुट जाता है।